जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, मैं मॉडल पेपर लेकर आया हूं 2023 के लिए। कक्षा 10 वालों के लिए विषय हिंदी है। आज की इस वीडियो बहुत ही मोस्ट ये वीडियो होने वाली है दोस्तों। मॉडल पेपर 2023 का मैं लेकर आया हूँ। और दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में जो एनुअल एग्जाम होता है हमारा बोर्ड का, उसमें मॉडल पेपर से कम 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन फंसते हैं। तो आप लोगों को मॉडल पेपर तैयार करना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग देखते हैं। अब की बार परीक्षा के पैटर्न में कुछ चेंज भी किया गया है, बदलाव भी किया गया। मैंने शायद आपको कई वीडियो में मैंने बताया था। तो देखिए क्या है। समय तो आपके पास वैसे ही रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। और परीक्षार्थी को प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद अब की बार प्रश्न जो है 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड आ और खंड बा 2 खंडों में विभाजित रहेगा। जो हमारा खंड आ रहेगा वो पूरी तरह से बहुविकल्पी रहेगा 20 नंबर का। और आपको मिलेगा OMR सीट, जिस पर आपको बाल पॉइंट पेन से केवल उस पर काला करना होगा, बस ऐसे ऐसे उसमें पूरा आप काला कर देंगे बस, और आपको कुछ नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। ये देखिए यहाँ पर हमारे अब की बार 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन है दोस्तों। ये देख लीजिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 नंबर के हैं, पूर्णांक 20 नंबर है। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग और चौथा शुक्लांतर युग, शुक्लोत्तर होना चाहिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। ये तो गलत है और ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है द्विवेदी युग। बाबू गुलाब राय जो थे वो द्विवेदी युग के लेखक थे। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है। पहला निबंध, दूसरा कविता, तीसरा नाटक, चौथा है कहानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चिंतामणि वो है हमारा निबंध विधा की रचना। किस विधा की रचना है। निबंध विधा की रचना। और यह रचना किसकी है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि यह रचना किसकी है, क्योंकि पूछ सकता है कि चिंतामणि किसकी रचना है। निबंध विधा ना पूछकर लेखक का नाम पूछ लेगा, तब आप क्या करेंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए। यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। किसकी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा, गबन किसकी रचना है। यह आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की आपको पूरी रचना याद होनी चाहिए। उसके बाद पहला ऑप्शन हमारा मुंशी प्रेमचंद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा निराला, चौथा हरिकृष्ण उपाध्याय, हरिकृष्ण प्रेमी, सॉरी हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंशी प्रेमचंद। क्या है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है, शुक्ल युग की समयावधि। शुक्ल युग की समयावधि। पहला ऑप्शन है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, दूसरा 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, तीसरा 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ये नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो आपको इसका आंसर गलत नहीं करना है बिल्कुल। देखिए, नीड़ का निर्माण फिर पहला ऑप्शन जीवनी, दूसरा आत्मकथा, तीसरा साक्षात्कार भेंट वार्ता, चौथा है रेखा चित्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है हमारा आत्मकथा। कौन सी विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की। आत्मकथा आप लोग इसको तैयार कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। इसमें युग पूछ लिया गया। किसी में विधा पूछता है तो किसी में युग पूछता है तो किसी में लेखक पूछता है। आप लोग इसलिए हर एक रचना के कई चीज़ याद कर लेना, उसके युग भी याद कर लेना, किस युग की है, किस लेखक की है, किसके, सब कुछ याद कर लेना आप लोग। देखिए पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, दूसरा भारतेंदु युग, तीसरा प्रगतिवादी युग, चौथा छायावादी युग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है हमारा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के थे, ठीक है। प्रिय प्रवास जो हमारा है वो द्विवेदी युग की है। किस युग की, द्विवेदी युग की। और प्रिय प्रवास किसने लिखा था। प्रिय प्रवास जो था वो उसके लेखक कौन थे, तो उसके लेखक थे दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय। आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, इसीलिए मैं हर एक चीज़ बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उसके बाद हमारा 7वां नंबर क्या है। 7वां नंबर प्रश्न देख लीजिए, मधुशाला किसकी रचना है। पहला ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा हरिऔध सिंह उपाध्याय, तीसरा हरिवंश राय बच्चन, चौथा सुमित्रा नंदन पंत।
तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुशाला। मधुबाला ये सब किसकी रचना है? आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए आप लोग किसकी रचना है। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के। कौन थे ये? मालूम नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? आप लोगों को ये तैयार होना चाहिए। भारत भारती किसकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन सियाराम शरण गुप्त, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा महादेव वर्मा। महादेव वर्मा का तो होगा नहीं, क्योंकि महादेव वर्मा की सारी रचनाएं आपको याद ही होंगी, मुझे भी याद है, अभी तक मुझे याद है। और जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं लमसम याद है, वो भी नहीं होगा। तो इसमें बचा क्या? सियाराम शरण गुप्त और मैथिली शरण गुप्त। तो इसका होगा करेक्ट आंसर मैथिली शरण गुप्त। 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सन 1843 ईस्वी से ये क्या कह रहा है? आधुनिक काल कब से कब तक था? तो पहला ऑप्शन सन 1843 ईस्वी से अब तक, सन 1843 ईस्वी से अब तक। दूसरा है 1643 ईस्वी से 1843, और तीसरा है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी, और चौथा है 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आधुनिक काल कब से कब तक था? आधुनिक काल जो था 1843 ईस्वी से लागू हुआ था और अभी भी लागू अब तक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम जो हैं वो किस युग के कवि है? ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया शायद बोर्ड एग्जाम में एक भी बार, लेकिन ये पहली बार आया मॉडल पेपर में। हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना, हो सकता है कि बोर्ड में भी पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन को। आधुनिक काल पहला ऑप्शन, दूसरा है आदिकाल, तीसरा है भक्तिकाल, चौथा है रीतकाल। इसको मैंने देखा था, ये मुझे बुक में मिला ही नहीं। उसके बाद मैंने गूगल किया तो कहीं पर आ रहा था रीतकाल और कहीं पर आधुनिक काल। इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन। वैसे आप लोग रीतकाल ही लिखना, क्योंकि रीतकाल ज़्यादा आ रहा था। आप लोग एक बार आप लोग भी खोज कर लेना, उसके बाद मुझे कमेंट करना ये कौन सा है, ये किसकी मतलब कौन से युग की है। आप लोग कमेंट करना कि मतीराम किस युग के कवि हैं। आप लोग इसको सर्च करके कमेंट करना। वैसे अगर आपको नहीं मिल रहा है तो रीतकाल ही है, मैंने सर्च किया, मुझे रीतकाल मिला है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बताना। पहला है शोक, दूसरा है रति, तीसरा है हास्य, चौथा है निर्वेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ये तो आपको याद ही होगा। तो हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? हास है। ये तो आपको पता होगा, वैसे इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा सोहत ओढ़े पीठ पद श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखिए प्रकाश यहाँ पर लिखा, कहीं कहीं प्रभात मिल जाता है, ऐसे प्रभात, मैंने तो प्रभात ही शायद पढ़ा था। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, जो मिला वो पढ़ेंगे। उपरोक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार हमें पहचान कर बताना है। तो दोस्तों अब की बार देखिए आपको क्या है, रस, अलंकार, ये सब आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन में मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर रस मिल गया, अलंकार मिल गया, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में मिल रहे हैं। अब की बार आपको बहुत आसान पेपर आएगा। अब की बार आप 95+ फोड़ सकते हैं हिंदी में। इसी तरह लेकिन लगातार आपको तैयारी करनी होगी, और मेरे चैनल पर लगातार तैयारी करवाई जा रही है। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और यहाँ से पढ़ाई कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन है उपमा अलंकार, दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा रूपक अलंकार, और चौथा श्लेष अलंकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है रोला छंद, जो छंद हमारा है कौन सा छंद है? रोला छंद। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोला छंद, क्योंकि छंद से भी एक तो पूछेगा ही आपको। रोला अथवा सोरठा दो ही छंद है आपके पास, तो एक तो पूछेगा ही आपसे, तो इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लेना। तो रोला छंद में कुल कितने चरण हैं? 3। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा 4 और चौथा 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 4। इसमें 4 चरण होते। देखिए इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बता दे रहा हूँ रोला छंद के बारे में। इसमें 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 24 मात्राएं होती हैं। और ये कैसा छंद है? तो ये सममात्रिक छंद है भाई। कैसा छंद है ये? तो ये सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। तो आप लोग इसको तैयार, ये कैसे सममात्रिक छंद है? यहाँ पर देखिए मात्राएं सम है, 24 है ना मात्राएं। 24 कैसी संख्या है? सम संख्या की सम संख्या है। 24 हमारी सम संख्या है, तो इसलिए इसमें कौन कितनी मतलब कैसा है छंद है? सममात्रिक छंद है। उसके बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आकर्षण शब्द किस उपसर्ग में प्रयोग किया गया? आकर्षण शब्द जो हमारा है वो किस उपसर्ग में प्रयोग
आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो उपसर्ग जो हमारा होता है वो शब्द के पहले लगता है और जो हमारा प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद लगता है। आपको इतनी चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो आप नहीं कर सकते हैं। तो उपसर्ग हमारे शब्द के पहले लगता है। आकर्षण में सबसे पहला शब्द कौन सा है? बड़ा आ। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बड़ा आ यहाँ पर है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय के भेद पूछ रहा है। प्रत्यय के भेद बहुत ही आसान है, आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दो। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। देखिए वीडियो हमारी बहुत लंबी हो सकती है, इसलिए मैं आपको जल्दबाजी में बता रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए इसलिए मैं आपको थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, आप लोग समझ लेना अच्छी तरीके से। चलिए ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में कौन सा समास है? पहला कर्मधारय, दूसरा द्वंद्व, तीसरा बहुब्रीहि, चौथा तत्पुरुष। पीताम्बर में जो हमारा पीला, देखिए पीताम्बर का अर्थ क्या होता है? पीला है वस्त्र जिसके, पीला है अंबर जिसका। तो कौन सा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो ये कौन सा समास है? यह है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है आंसू का तत्सम। हमें क्या बताना है दोस्तों? आंसू का तत्सम। तो आंसू का तत्सम रूप आपको पता होना चाहिए। तत्सम जो होता है हमारा संस्कृत भाषी शब्द होते हैं, तत्सम हमारे संस्कृत भाषी शब्द होते हैं। और जो हमारा तत्भव होता है, तत्भव हिंदी भाषी शब्द होता है। तो संस्कृत भाषी शब्द हमें बताना है, हिंदी भाषी शब्द दिया गया है आंसू, और इसका संस्कृत भाषी शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है अश्रु। क्या है पहला ऑप्शन? क्या है? अश्रु। दूसरा अंशु, तीसरा रोना, चौथा आँख। आँख भी नहीं होगा क्योंकि हिंदी भाषी शब्द है, ये भी हिंदी भाषी शब्द है, ये भी नहीं होगा। अश्रु हमारा है करेक्ट आंसर। आंसू का तत्सम हमारा अश्रु है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 18 नंबर क्या है? 18 नंबर में पूछा गया है कि यणसंधि का सूत्र, सूत्र पूछा गया है यणसंधि का। इसको बताना आपको बहुत जरूरी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन कठिन भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। पहला है आद्गुण, चौथा है अक सवर्णे दीर्घ, दूसरा है अक सवर्णे दीर्घ, और तीसरा है इकोय अड़च, इकोयड़च, और चौथा है हमारा वृद्धिरेच। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है इकोयड़च। इकोयड़च जो हमारा है वो यणसंधि का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है फलस्य। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति लिखिए। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति लिखिए। तो इसका दोस्तों आप लोग इसका आंसर देखिए क्या है। पहला हमारा षष्ठी विभक्ति एवं एक वचन। क्या है? षष्ठी विभक्ति एवं एक वचन। पहला षष्ठी विभक्ति एक वचन, दूसरा सप्तमी विभक्ति द्विवचन, तीसरा षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और चौथा है चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। फलस्य, फलस्य क्या है हमारा? एक वचन आ रहा है ना, फलस्य, फलया दुनियादारी जो भी होता है, फलस्य हमारा एक वचन है। और ये विभक्ति देखा जाए तो विभक्ति क्या होता है? विभक्ति देखिए मैं आपको इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना कर दूंगा। अभी मैं ज़्यादा आपको डिटेल से बताऊंगा तो यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा षष्ठी विभक्ति तथा एक वचन, यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 नंबर। लास्ट बहुविकल्पी है हमारा 20 नंबर। इसमें देखिए क्या कहा गया है। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष लिखिए। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष लिखिए। तो पहला ऑप्शन आपके पास द्विवचन प्रथम पुरुष, दूसरा प्रथम पुरुष एक वचन, तीसरा उत्तम पुरुष बहुवचन, चौथा है मध्यम पुरुष द्विवचन। तो अपठत, अपठत सबसे पहला ही वचन है मेरा, हाँ शायद नहीं, क्लियर, सबसे पहला ही एक वचन है, एक वचन है। और क्या है? पुरुष अगर देखा जाए तो प्रथम पुरुष है। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आपको फिक्स हो जाते हैं अगर आप इसका आंसर देते हैं तो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर वाले क्वेश्चन भी देखेंगे आज हम लोग। तो यहाँ पर 50 नंबर वाले क्वेश्चनों में देखिए क्या दिया गया है। 50 नंबर वाले क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे क्या है। 50 नंबर का पूर्णांक दिया रहेगा, इसमें आपको थ्योरी लिखनी होगी कॉपी के ऊपर। उसके बाद देखिए वर्णात्मक प्रश्न खंड बा। खंड तो हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग करेंगे खंड बा। खंड बा में देखिए पहला क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिंदी में ही देना, सॉरी संस्कृत निकल गया मुझसे, कोई बात नहीं। आपको 3 गुणे 2, यहाँ पर देखिए आपको कितने 6 नंबर मिल जाएंगे अगर आप देते हैं तो। इसी तरह से यानी 2-2 नंबर के आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और 3 क्वेश्चन है आपके पास। तो इसमें दोस्तों आप लोग देखिए क्या लिखा है।
इसमें आपको गद्य दिया रहेगा, इसी गद्य से छांट कर आपको देना है आंसर। क्या लिखा हुआ है पहले, या कोई बात नहीं। आप लोग इसको पहचानेंगे कैसे, आप लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को 2 चैप्टर पढ़ने हैं अच्छी तरीके से। मैं आपको तीसरा चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ गद्य में, सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। एक मित्रता आप लोग पढ़ लेना, क्या मित्रता, ये चैप्टर आप लोग पढ़ लेना, और ममता, ये 2 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको तीसरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं। गद्य के लिए, गद्य में 6 नंबर आप क्लियर कर लेंगे अगर आप ये 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं। यूपी बोर्ड वालों के लिए मैं खास कर बता रहा हूँ, ये क्लियर मैंने भी एग्जाम दिया है, मुझे पता है कि कौन कौन सा आता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर आप इसको पहचानेंगे कैसे कि किस मतलब कौन सा है, कैसे चैप्टर। या कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में एक ही मित्रता हो सकती है। ये देखिए यहाँ पर पहले ही हमें मिल गया, क्या मिल गया, मित्रता। तो ये किस चैप्टर का, मित्रता। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या है पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको कैसे लिखना है, ये किस चैप्टर का है, तो ये है मित्रता। और इसके रचयिता जो है मतलब जिन्होंने इसको लिखा वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसको आप लोग लिखेंगे कैसे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप लोग ऐसे लिख देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, यहाँ पर गद्यांश है, गद्य दिया है तो यहाँ पर गद्यांश ही लिखना, आप लोग पद्यांश मत लिख लेना। पद्यांश क्या होता है, कविता होता है। गद्यांश जो हमारा गद्य दिया जाता है वो होता है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगला है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। जो रेखा किया गया है ना जिनमें, आपको उसकी व्याख्या लिखना है। कोई बात नहीं, ये भी आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। इसको आप लोग वही उसी में देख लेना, उसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद अथवा करके अगला दिया हुआ है, अगला हमारा है अथवा करके देखिए दिया हुआ है, हे भगवान सबके लिए विपद के लिए इतना आयोजित परमपिता दुनिया है, जो भी दिया हुआ है देख लीजिए आप लोग, इसको अच्छी तरह देख लीजिए। और इसमें आप लोग पहचानेंगे कैसे, देखिए पहचान कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आप चैप्टर पढ़ेंगे आपको पूरा पहचान मिल जाएगा। देखिए आप ऊपर से तो नहीं मिल रहा है हमें पहचान, लेकिन उसके बाद हम पढ़ते हैं उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, इसमें नहीं मिल रहा। देखिए दूसरी लाइन में नहीं मिल रहा है, इसमें तीसरी लाइन में हमें पहचान मिल गया कि ये किस चैप्टर का है। तीसरी लाइन में क्या लिखा हुआ, देखिए ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, यहीं पर आपको मिल गया है। तो यहीं पर देखिए ममता जो है, ममता चैप्टर से लिया गया है। और ये किस लेखक की है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, मैं तो आज भी मुझे याद है, मैंने कक्षा 10 में पढ़ा था। कोई बात नहीं। अगला देखिए, अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपके 6 नंबर फिक्स हो जाते हैं। कोई बात नहीं। अगला देखिए दोस्तों हमारा क्या है, अगला हमारा है दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए क्या है यहाँ पर दिया गया है, चरण कमल बंधो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुन बोले, रंग चले सिर छत्र लाए, सूरदास स्वामी करनामय, बार बार वंदे तिह पाई। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के किस मतलब कहाँ से ये लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, आपको वही चीज़ बताना है कि ये किस पाठ से लिया गया है। तो ये किस पाठ से लिया गया आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये लिया गया है हमारा सूरसागर नामक पाठ से। किस पाठ से, सूरसागर है ना ये। तो उसके बाद किसकी, सूरदास जी की है, पद नामक, किस शीर्षक से, पद है, पद नामक शीर्षक से। और ये इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। सूरदास जी इसके रचयिता हैं। उसके बाद देखिए क्या करना है हमें इसका संदर्भ हो जाएगा हमारा। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ तक आपको व्याख्या करना है। केवल कितना रेखांकित अंश की व्याख्या दिया गया है, मतलब बहिरो सुना गूंगी पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, केवल इतना आपको लिखना है। चलिए मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ, मुझे ये पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ। पूरा हमारा देखिए क्या है, चरण कमल बंधो हरिराई, सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इनके चरण के मतलब अत्यधिक प्रभाव है, मतलब बहुत उच्च प्रभाव है। देखिए क्या है, इनके चरणों के प्रभाव
अगर इनकी छाया जिस पर हो जाती है। जाकी कृपा पंग गिरलंग है, इनकी कृपा से लंगड़ा भी क्या होता है, पहाड़ नांग जाता है। अंधे अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। बहिरा सुने गूंग पुन बोल है, बहिरो सुने गूंग पुन बोल है। बहिरा व्यक्ति सब कुछ सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, जो रंक मतलब होता है दरिद्र व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति भी राजा की तरह छत्र धराकर, सिर पर छत्र धराकर चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तीं पाई, तो इसका आप लोग देख लेना। बार बार बंदो तीं पाई मतलब बार बार सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणा में स्वामी की बार बार वंदना करना चाहता हूँ, बस यही है और कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार, अलंकार इसमें खोजना है। अलंकार देखिए दोस्तों होता क्या है कि ये इतनी बड़ी पंक्ति है, इन पंक्तियों में पूछा गया, 2-3 पंक्तियों ये जो दी गई हैं। वैसे आपको पूरे में अगर देखा जाए तो पूरे में तो हमारा अनुप्रास अलंकार भी है, रूपक भी है, तो इसलिए इसमें आपको देखना रूपक अनुप्रास दोनों अलंकार है पूरी पंक्तियों में अगर देखा जाए तो। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते, नहीं हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा वो वीडियो। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला अथवा करके दिया हुआ है। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन देसैन चली, समुझाए समुझाए कछु मुस्काई चली, तुलसी तही अवसर से ही रवै, अवलोक लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसी मनु मंजुल कंज कली। बहुत ही अच्छा। ये किस समय गया, जब सीता और राम लक्ष्मण जब जा रहे थे वन की ओर निकल रहे थे, तो उसी समय गांव की जो वधुएं थी वो बोलने लगी। तो वही है हमारा, उसी समय की बात का वर्णन किया गया है इसमें। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, उसी समय का वर्णन किया गया है, तो बहुत ही अच्छा वर्णन है। देखिए इसमें क्या है, इसमें होता क्या है कि जब राम जी चलते हैं तो ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले जो हैं ये तुम्हारे कौन है। सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी। तो सीता जी समझ गई सयानी है जानकी जानी भली, मतलब सीता जी समझ गई कि ये लोग मतलब ग्राम वधुएं मुझसे पूछ रही हैं, अच्छी तरीके से वो समझ गई थी। चतुर सीता जी ने उनके मनोभाव को समझ लिया था। तो तिरछे करि नैन दिसैन चली, तिरछे करि नैन तिन्हें समुझाई, क्या है, तिरछे करि नैन तिन्हें समुझाई, कछु मुस्काई चली, मतलब तिरछे करके नैन ऐसे आंखों के इशारों से ऐसे कर दिया उन्होंने, ऐसे मतलब तिरछे कर नैन करके, तिरछे राम की ओर तिरछे नैन करके उनको समझाकर आगे चली। तुलसी ते ही अवसर सोहि रवे, तुलसीदास जी इस सुहाने अवसर को बहुत अच्छी तरीके से बोल रहे हैं। अवलोकत लोचन लाहु अली, अवलोकत लोचन लाहु अली। हाँ यहाँ पर देखिए तुलसीदास इस अवसर को मतलब बोल रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता के संकेत को समझकर, मतलब जो सीता जी ने आंखों से संकेत किया ना उसको समझकर गांव की वधुएं जो है राम के सौंदर्य को एकटक देख रही हैं और अपने नयन को लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अवलोकत लोचन लाहु अली, लोचन मतलब नयन, वही नयन को सुख, वो कहते हैं ना नयन सुख जिसे कहते हैं, बस वही। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, नयन सुख के बाद क्या है। तुलसीदास जी यहाँ पर क्या, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसी मनुमंजुल कंजकली, मतलब कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो मानो प्रेम रूपी सरोवर में कमल रूपी सूर्य का उदय हो गया हो। क्या हो, मानो प्रेम रूपी सरोवर में कमल रूपी सूर्य का उदय हो गया हो। विगसी मनुमंजुल कंजकली, विगसी मनुमंजुल क्रंजकली, और ग्राम वधुओं ने नेत्र रूपी कमल की सुंदरता की कलियों खिल गई, मतलब ग्राम रूपी वधुओं की नेत्र की सुंदरता की कलियां खिल गई हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। उसके बाद चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा समय न गंवाते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनमें तीनों क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अनुराग तड़ाग और मनोमंजिल कंजली में कौन सा अलंकार, इसको आपको बताना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ को हिंदी में अनुवाद कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसको आप लोगों को पढ़ना, और ये कितने नंबर का, आपकी बार 5 नंबर का है। कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। हर बार नहीं आता था ये 5 नंबर का, लेकिन अब की बार ये 5 नंबर का दिया गया है। आप लोग इसको तैयार कर लेना अच्छी तरीके से, आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। ये भारतीय संस्कृत वाले चैप्टर थे, इसमें आपको संदर्भ लिखने में बहुत ज़्यादा वो नहीं, इसमें लेखक का नाम तो दिया नहीं जाता है, लेखक का नाम आपको लिखना है, सिर्फ पाठ का नाम लिखना है। भारतीय संस्कृत वाले पाठ से है, कोई बात नहीं, इसको आप लोग कर लोगे। अथवा दिया है मानव जीवन से संतकरण, ये सब है, आप लोग इसको भी कर लेना अच्छी तरीके से। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है हमारी दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन
नंबर 4 क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है हमें, तो इसके लिए भी हमें देखिए क्या लिखा है। देखिए, मानम हित्वा प्रियो भवति, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार लगातार। ये जो किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये जो हमारा लिया गया है ये जीवन सूत्राणी। कौन से चैप्टर से लिया गया है दोस्तों, ये जीवन सूत्राणी। कौन से चैप्टर से है, जीवन सूत्राणी। आप लोग देख लेना, जीवन सूत्राणी यहाँ पर लिखते हुए नहीं बन रहा है। तो इसका अर्थ देखिए क्या है, मानम हित्वा प्रियो भवत। ये कब की बात है, जब यक्ष जो है युधिष्ठिर से क्वेश्चन कर रहा था, वही युधिष्ठिर आंसर दे रहे हैं, बस वही चीज़ है। मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, मानम हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है। और आगे देखिए क्या है, मनुष्य वो मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वार्थ न सोचति, क्रोधम हित्वा न सोचति, मतलब मनुष्य जो है वो क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है, शोक नहीं करता, उसको किसी प्रकार का शोक नहीं होता है। कामम हित्वार्थवान भवति, क्या दिया हुआ, कामम हित्वार्थवान भवति, मनुष्य कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है। इच्छा मतलब आपकी इच्छा कभी खत्म ही नहीं होगी, अगर आप इच्छा नहीं छोड़ेंगे तो आप धनवान नहीं हो सकते। तो इच्छा को छोड़कर आदमी धनवान हो जाता है। मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है, लोभम हित्वा सुखी भवेत, मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। बहुत ही आसान, मुझे तो ये आज भी याद है। अगली देखिए क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मुझे ये आज भी याद, मैंने हाई स्कूल में याद किया था कक्षा 10 के लिए, तो आपको भी याद कर लेना, बहुत ही आसान, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें बहुत ही आसान है ये भी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। क्या दिया गया है, सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सब रोग रहित हों। क्या हो, रोग रहित, मतलब रोग ना हो, सब निरोग हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, क्या दिया गया है यहाँ पर, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें, सभी का कल्याण हो, अर्थात दुख का भागीदार कोई ना बने। और उसके बाद क्या दिया गया, उसके बाद दिया गया माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, दुख का भागीदार कोई ना बने, यही चीज़ दिया गया। और ये किस चैप्टर से है, तो ये भारतीय संस्कृत। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये किस चैप्टर से लिया गया, तो ये लिया गया है हमारा भारतीय संस्कृति। किस चैप्टर से लिया गया, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना, भारतीय संस्कृत वाले चैप्टर से है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अपने पठित काव्य खंड के आधार पर, क्या दिया गया, अपने पठित काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो इसको आप लोग अपने जिला के हिसाब तैयार करने हैं। आप अपने स्कूल में पूछ लेना कि किस जिला, मतलब हमारे ज़िले में कौन सा लगता है, और इसको आप तैयार कर लेते हैं तो ये 3 नंबर का आपको दिया रहेगा। तो दोस्तों इसको आप तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, दिए गए लेखकों के में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। उनकी रचना भी बताना है हमें अब की बार। तो देखिए क्या है, पहला हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये कितने बार आपकी 5 नंबर का रहेगा, अब की बार कितने नंबर का रहेगा दोस्तों, 5 नंबर का। हर बार ये 5 नंबर का नहीं आता था, आपको पता होना चाहिए, हर बार 3 नंबर का आता था, सिर्फ 3 नंबर का। हमारे लोगों के टाइम जब हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम दिया तो ये 3 नंबर का आया था, ओनली 3 नंबर। अब की बार आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट है, आप अब की बार आप 95+ नंबर फोड़ सकते हैं आराम से। उसके बाद देखिए क्या है, तो इसमें से ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। इनको तो आपको याद ही होना चाहिए, एकदम क्लियर मैं बता रहा हूँ। पद्यांश में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो पद्यांश में हमारा दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन। पद्यांश में दिया गया है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अपनी एक प्रमुख रचना, एक ही रचना उनकी लिखना है। देखिए क्या, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, महाकवि सूरदास। तो गोस्वामी तुलसीदास का आपको याद होना चाहिए, महाकवि सूरदास का याद होना चाहिए, महादेवी वर्मा का भी आप याद कर लीजिए। अगर आपको महादेवी वर्मा का नहीं याद हो रहा है, याद करने में समस्या आ रही है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को देख लेंगे
तो आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और उनकी पूरी रचनाएं एक ही बार में याद हो जाएंगी। महादेवी वर्मा की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, रचनाएं आपको याद करनी पड़ेंगी। मैंने ट्रिक के माध्यम से रचना बताई है महादेवी वर्मा की, इसलिए आप लोग रचना वाला वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी हमारी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रश्न नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। ऐसा श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो और आपकी बुक का ही हो, आपको लिखना है। आप लोग याद कर लेना, बहुत ऐसे श्लोक हैं। वैसे मुझे तो आज भी 2 3 4 श्लोक याद हैं। एक याद है, नीलांबु श्यामल कोमलांगम सीता समरोपितवाम भागम पाड़ो महासायक चार चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। ऐसे कई श्लोक याद हैं, आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। 2 देना है आपको। पूर्व राजा, देखिए ये क्या है हमारा, पूर्व राजा का आसीत, आप एक इसका दे देना। क्या है, पूर्व राजा का आसीत, पूर्व राजा एका पूर्व राजा एका भारतीय वीरा आसीत। उसके बाद क्या है, चंद्रशेखरा का आसीत, प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता चा आसीत। ऐसे लिख देना, चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता चा आसीत। वीर केन पूजते, ये तो ऐसा कोई बार ही नहीं ये क्वेश्चन ना पूछा गया संस्कृत में। वीर केन पूजते, वीर वीरेण पूजते, सीधा आंसर है। इसको आप लोग याद कर लें, संस्कृत में आपके नंबर नहीं घटेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो। उसके बाद अगला प्रश्न 9 नंबर की ओर हम लोग चढ़ते हैं। 9 नंबर में देखिए क्या है, 9 नंबर में आपको बहुत ही आसान दिया गया, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध लिखना है आपको, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ, नारी सशक्तिकरण। तो आप किसी भी एक विषय पर याद कर सकते हैं। इसमें आपकी बार देखिए खास बात क्या है, आपकी बार ये दिया गया है हमारा, आपके पास ही दिया गया है, आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, कितने नंबरों का आपकी बार दोस्तों, 9 नंबर का है। देख लीजिए 9 नंबर का है आपकी बार, ये 9 नंबर का दिया गया है। और 9 गुणे 1 लिखा है, इसका मतलब आप समझिए पहले क्या है। आपको ऐसे 9 टॉपिक में इसको लिखना है। कितने हेडिंग में, 9 हेडिंग में। 9 हेडिंग में आप लिखेंगे तो आपको आराम से नंबर देगा। आप इसको आपकी बार ज़्यादा लिखना, कम से कम 3.5 या 4 पेज के ऊपर आप ऐसे लिखेंगे तभी आपको 9 नंबर मिल पाएंगे। देखिए मैं आपको राज की बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर 2-3 पेज लिखेंगे तो आपको नहीं मिल पाएंगे नंबर। 2-3 पेज, आप 3 या 3.5 से 4 पेज लिखना आपकी बार निबंध, और अच्छे से लिखना, हेडिंग वाइज लिखना, हेडिंग डाल डाल के लिखना आप लोग, तभी आपको निबंध मिल पाएंगे। चलिए ख़त्म होता है। देखिए दोस्तों होता क्या है कि अब की बार ये वीडियो जो हमारी हुई है, ये वीडियो हमारी काफ़ी लॉन्ग हो गई है, और लॉन्ग वीडियो वायरल कम होती है लॉन्ग वीडियो, लेकिन मैंने सोचा वायरल हो चाहे ना हो, आपका फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ये मेरा न्यू चैनल है, आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। 20 नंबर के आपके बहुविकल्प भी मैंने क्लियर करवा दिया है, और 50 नंबर के थ्योरिकल क्वेश्चन मैंने क्लियर करवा दिया। आप लोग अगर अच्छे तैयारी करिए तो आप लोगों एग्ज़ाम में अच्छे नंबर फोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग तैयारी कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारा न्यू चैनल है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद। मैं आपके लिए मैथ की वीडियो जल्द ही ला रहा हूं, और आप लोग लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। मैथ की वीडियो हमारी तैयार हो रही है, मैं आपको जल्द से जल्द जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको मैथ की वीडियो पूरी दे दूँगा। जय हिंद दोस्तों, कोई बात नहीं।